हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है। ठीक है, हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर हमारा डेली करंट अफेयर मॉड्यूल हेल्प्स यू टू डेवलप 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ऑन many important events. ठीक है, we are not picking up random, you can say, news item, but we are picking up important news items which has a big implication to come in your exam. ठीक है, from the CLAT exam point of view, ALET exam point of view, legal aspects. ठीक है, at the same time important international issues, cultural issues, science based issues, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज ठीक है, एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जिसका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस मॉड्यूल को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ इसमें आपको मदद कर सकती है। जैसे पहला मुद्दा हम बात करने वाले इंटर स्टेट अरेस्ट के बारे में। ठीक है, मिस्टर बग्गा हु वाज कैप्चर्ड बाय पंजाब पुलिस, ही वाज टेकन टू पंजाब इन बिटवीन, दे वर ट्रैवलिंग टू हरियाणा। हरियाणा पुलिस ने उनको रोका। ठीक है, हरियाणा पुलिस ने उनको रोका, फिर उसके बाद वो वापस पंजाब गए। वहां दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिया दैट यू हैव किडनैप्ड, यू कैन से, वन ऑफ दी, यू कैन से, आवर, यू कैन से, पर्सनल। दिस इज हाउ द आइडिया इज। सो पॉलिटिशियन मिस्टर बग्गा, ही वाज अरेस्टेड बाय पंजाब पुलिस और एक क्राइसिस चालू हो गया। बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि कोई पर्टिकुलर स्टेट दूसरे स्टेट में जाकर किसी बंदे को पकड़ सकते हैं क्या? पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वी ऑल नो दिस, यस और नो। फॉर एग्जांपल, जैसे जिग्नेश मावानी हु रोट समथिंग इन गुजरात ऑन ट्विटर, आसाम पुलिस केम एंड कैप्चर्ड दिस गाय। ठीक है, और उनको वहां जेल में बंद कर दिया। क्या आसाम पुलिस गुजरात में आकर इस तरीके से उनको पकड़ के जेल में डाल सकती है क्या? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। इंटरस्टेट पुलिस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या ये लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। तो इसी चीज को समझने की कोशिश। दोस्तों, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन envisages quasi-federal structure of the country. So what do you mean by quasi-federal structure? There is a center and then there is a state. State is a unit of the all entire union. ठीक है, and thereby some power we have given in the hand of the state. Majority power we have given in the hand of center, and then there are concurrent power. Okay, so here the police comes under state list. Okay, so there is a state list जहाँ पे state अपने law बनाते हैं, center list जहाँ पे center अपने law बनाते हैं, concurrent list का मतलब हो गया जहाँ पे दोनों के पास power है। Police comes under state list which is entry number 2, 7th schedule में ये list आती है। Yes or no? So which means police has a power to arrest someone. Which police? State police has a power. Yes or no? So that means the idea of the, you can say, putting police as a state subject is criminal issues are to be handled by a particular state. Okay, so a state will be in a position to capture a criminal in a particular area. However, you can say in certain circumstances, law does allow police of one state to arrest an accused, you can say, in another state. भैया एक बंदा, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में क्राइम किया, यूपी में भाग गया। ठीक है, तो यूपी में जाकर पकड़ने का पावर तो होना चाहिए ना पुलिस के पास, नहीं तो फिर आदमी तो भाग जाएगा, है ना। जैसे लोग स्टेट मतलब कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, विजय माल्या बन जाते हैं, ऐसे कुछ सिस्टम हो सकती थी। हाउएवर, ठीक है, यहाँ पे अगर गुजरात पुलिस को यूपी में जाकर किसी को पकड़ना है, दे मस्ट हैव अ वारंट। ठीक है, एक कंपिटेंट कोर्ट उस वारंट को इश्यू करे और वो वारंट के बेसिस के ऊपर उसको पकड़ सकते हैं। कभी कभार विदाउट वारंट भी पकड़ने आते हैं। एट दैट टाइम दे मस्ट इन्फॉर्म लोकल पुलिस अबाउट इट। ठीक है, लोकल पुलिस को उसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, विच मीन्स लॉ स्टेट्स, ध्यान से सुनिएगा, which means law states the police has a power to capture someone from anywhere in the country. ठीक है, police has a power to capture anyone from anywhere in the country. However, the entire law is silent on the procedure to be established. क्या प्रोसीजर से एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में से एक ऐसे किसी बंदे को पकड़ेगी, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ हवा में है। दोस्तों, हमने एक ऐसे आर्टिकल नंबर 20 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 20 में ये बात तो सीखी थी दैट
you can say there are certain rights available to an accused. Okay, ठीक है. At the same time, article number 22 is giving protection to even convicts. ठीक है, protection even to convicts. Every person who is arrested and detained in the custody shall be produced to the nearest magistrate within the period of 24 hours of such arrest. This is the power of the Constitution forcing police to present someone in front of a magistrate, ताकि कोई गलत तरीके से किसी को पकड़ ना ले. ये सनो हाउएवर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला. ठीक है, कि भाई अगर किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लॉ नहीं लगेगा. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 22 नहीं लगेगा. ये 24 आवर इज एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम. ठीक है, विच मीन्स अगर कोई जैसे एक स्टेट में से कोई दूसरे स्टेट में पकड़ने गया, उसको कैप्चर करके लाए, अपने स्टेट में लेकर आए, फिर विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है. नाउ द पॉइंट इज ठीक है, कि लॉ ये बात पे तो क्लियर है कि स्टेट किसी को कैप्चर कर सकता है कोई भी दूसरे स्टेट के अंदर, पर प्रोसीजर क्या है वो नहीं पता. कभी कभार कंफ्लिक्ट हो जाता है. इन बग्गास केस, who was a BJP, you can say member, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं. ठीक है, उनके केस में दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, 3 स्टेट्स के बीच में ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और कोई प्रोसीजर था नहीं, तो सब लोग अपनी मनमर्जी से कुछ बोल रहे हैं. ये सुनो, लॉ तो क्लियर है कि कैप्चर कर सकते हैं, प्रोसीजर क्लियर नहीं है. ठीक है, सो सीआरपीसी के सेक्शन 56-57 में इसके बारे में बात थी, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. कमिंग बैक टू इसरो का प्लान. इसरो इज प्लानिंग अ मिशन टू विनस. सबसे गर्म ग्रह है ना, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम इज विनस. ठीक है, इसरो इज प्लानिंग टू ऑर्बिट ऑन दिस पर्टिकुलर यू कैन से प्लैनेट. दोस्तों, ये जो अर्थ और अर्थ से सन की तरफ जाने वाले रास्ते में जितने भी प्लैनेट आते हैं वो सब सॉलिड प्लैनेट होते हैं. ठीक है, फिर अर्थ के बाद आता है मार्स, वो भी सॉलिड प्लैनेट है. ये सुनो, और उसके बाद सब गैशियस प्लैनेट है क्योंकि वो गर्म नहीं है ना. वहाँ पे सूरज की किरणें इतनी तेजी से पहुंच नहीं पाती, इतनी हॉट नहीं होती है ताकि वो गैस को निकाली नहीं. ये सब जगह पे गैस निकाल दी है, ये सुनो, और इसकी वजह से ये रह गए सॉलिड. इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ, यस यू शुड नो दिस नेम. ठीक है भाई, के सिवान पहले थे, अब नए कौन आ चुके हैं, एस सोमनाथ. ठीक है, उन्होंने बोला दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस मिशन बाय December 2024 विथ एन ऑर्बिटल मनूवर प्लान फॉर ईयर आफ्टर दैट. ठीक है, तो हम December 24 में हम यू कैन से इस मतलब इसके आजू बाजू एक ऑर्बिट भेजने की कोशिश करेंगे. ऑर्बिटल मनूवर इज द यूज ऑफ propulsion system to change the orbit of a spacecraft. It enables spacecraft to enter in a planet's orbit. ये रहे आपके एस सोमनाथ, इज अ करंट चेयरमैन ऑफ इसरो. ये प्रीवियस चेयरमैन थे के सिवान. ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो बनाया गया था. ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, इन 2025 अर्थ एंड विनस would be aligned in a manner that it would require a minimum amount of propellant for the spacecraft to enter into the orbit of the, you can say, Venus. Venus का ऑर्बिट में घुसने के लिए सबसे कम से कम प्रोपेलेंट चाहिए. ये 2025 में चाहिए. नेक्स्ट अवेलेबल टाइम इज 2031 एंड thereby this is the right time to do it. नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा. What is the aim of the mission? Aim of the mission is to study the Venus का atmosphere. ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो बड़ा टॉक्सिक है, कोरोसिव है. ठीक है, क्योंकि वहां जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं. ये पूरे प्लेनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से कवर कर चुका है. ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. यूएसए, ठीक है, इज प्लानिंग टू सेंड देयर मिशन टू विनस. ठीक है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द इन्फर्नोज आर क्रिएटेड. सिमिलरली देयर आर पीपल से कि विनस आज से कुछ साल पहले, मतलब जब स्पेस के बारे में बात करते हैं, कुछ का मतलब एज्यूम कर लो कि लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले. ठीक है ना, विनस वॉज अर्थ लाइक स्टेटस. ठीक है, विनस वॉज लाइक अर्थ. ठीक है, वो धीरे धीरे
क्योंकि सूर्य की किरणें क्लाइमेट चेंज की वजह से हॉट मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऐसा बोल देंगे ना, ठीक है। तो शायद विनस में भी ग्लोबल वार्मिंग हो गई होगी, विनस में लोग रहते होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, प्लास्टिक का भरपूर यूज़ कर दिया, क्रूड ऑयल का, फॉसिल फ्यूल का भरपूर यूज़ कर दिया और बर्बादी कर दी, शायद ऐसा हो सकता है। बट एनीवे ये सब तो फालतू की थ्योरी है। बट कमिंग बैक टू आवर पॉइंट दैट look, this is what we are planning by December 2024. What was the reason? That is what we discuss. Now we come back to discuss about cyclone Asani, a tropical cyclone Asani, which was a name given, you can say, to very severe cyclonic or tropical cyclone which is hitting Andhra Pradesh और उड़ीसा, ठीक है, शायद उसको टच करके चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज असानी विच इज इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इट इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, दिस इज वेयर दिस इज अ मूवमेंट, May 7 से धीरे 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 यहाँ पे पहुंचा और फिर आगे बढ़ रहा है। सो इसकी वजह से ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, वहाँ पे दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में काफ़ी बारिश हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में बताया। दोस्तों ये एक तरीके का सीवियर साइक्लोन है, ठीक है। ये 2022 का पहला साइक्लोन है। 2021 में यू कैन से टोटल 5 साइक्लोन आए थे, ठीक है। दोस्तों ये हमें पता होना जरूरी है 2021 में कौन से 5 साइक्लोन आए थे। पहला था ताउते, ठीक है, ताउते था विच हिट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। नोट किया जाए ज्यादातर साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट करते हैं। ताउते वॉज द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2021 विच इंपैक्टेड वेस्टर्न कोस्ट। उसके बाद सभी यू कैन से ईस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट करे, विच इज सेकेंड वॉज यास, ठीक है, थर्ड वन वॉज गुलाब, ठीक है, उसके बाद था शाहीन एंड यू कैन से जवाद। ये था आपके 2021 के साइक्लोन। ये पहला है 2021 का, ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है। श्रीलंका ने इसको नाम दिया है, ठीक है, इन सिंहाली असानी मीन्स रेथ, ठीक है, रेथ ऑफ यू कैन से गॉड बोलते हैं ना, वैसा कि भगवान का कहर, भगवान का गुस्सा, दैट इज कॉल्ड असानी, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द आइडिया इज। 2020 में है ना ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थे उन्होंने कहा कि हम सबके नाम देते हैं और उन्होंने 13 कंट्रीज को बोला सब लोग 13 नाम दे दीजिए। सो 13 into 13 टोटल 169 नेम दे चुके हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इस बार श्रीलंका का टर्न था इसलिए आसानी नाम आया। अगला टर्न थाईलैंड का है, तो वो जो भी नाम देंगे, ठीक है, दैट विल कम फ्रॉम थाईलैंड, ओके। और उसके बाद इंडिया का टर्न आएगा। इंडिया ने जो फ्यूचर के नाम दिए हैं वो है घुर्नी, प्रभाहो, झार एंड मुरासू, ठीक है। दिस काइंड ऑफ नेम्स विल बी कमिंग नाउ। यू मे वंडर सर व्हाट आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, जैसे अपने यहाँ इंडिया की साइड पे उसको साइक्लोन बोलते हैं। इफ यू गो टू लेट्स से ऑस्ट्रेलिया साइड है, दिस इज नोन एज विलीविलीज, ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे चले गए, दैट इज अमेरिका साइड पे, उसको हरिकेन कहा जाएगा, okay. So these are the kind of different names are to be provided. In India we term it as tropical cyclone because we live in the tropical region, ठीक है। Tropical cyclone is a powerful circular storm which forms above the warmer tropical marine water. It is marked by low air pressure, strong wind and heavy downpour, ठीक है। सो लो एयर प्रेशर होता है तो हैवी डाउनपोर तो पक्का ही होगा, ठीक है, और तेजी से हवा चलती है। दोस्तों नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जब भी हरिकेन आते हैं, ठीक है ना, और जब भी हरिकेन आते हैं वो जनरली काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, वाइल ऑन द सदर्न लैटिट्यूड ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। साइक्लोन्स आर जनरली मूविंग इन द क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। 2021 के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। कौन से एरिया में क्या नाम बोलते हैं। पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में इसको हरिकेन बोलते हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन रीजन में उसको विलीविलीज बोलते हैं। दैट इज व्हाट यू शुड बी अवेयर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट। अनदर इश्यू which is creating lot of disturbance and there is a plea which is you can say put in front of Supreme Court, which is about identification of minorities at the state level. What is this plea all about?
पहले ये समझते हैं। द प्ली वॉज फाइल इन 2020, ठीक है। जो प्ली कहता था कि 2011 सेंसस के मुताबिक हिंदूज वर इन माइनॉरिटी इन लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, मणिपुर एंड पंजाब. So they should be given minority status in accordance with the principle laid down by Supreme Court in 2002 TMA पाई केस के मुताबिक. चलिए बढ़िया, ठीक है. तो ये बात करी गई कि माइनॉरिटी का स्टेटस स्टेट वाइज होना चाहिए, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में एफिडेविट मांगा. सुप्रीम कोर्ट को जब एफिडेविट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो बहुत ही वेग इंफॉर्मेशन दी, ठीक है. पहली बार बोला दैट लुक स्टेट हैज अ पावर टू गिव यू कैन से माइनॉरिटी स्टेटस. फिर दूसरे एफिडेविट में बोला नहीं, इट इज सेंटर हु हैज अ पावर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो दैट क्रिएटेड यू कैन से लॉट ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि ये क्या अजीब अजीब आप एफिडेविट दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी बताइए ताकि हम इसके बारे में आपको जजमेंट दे सके, ठीक है. दैट इज हाउ द आइडिया इज. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज माइनॉरिटी, ठीक है. दोस्तों माइनॉरिटी एज सच कहीं डिफाइन नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में. उनमें, ठीक है, स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर यू कैन से 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. वहां पे माइनॉरिटी डिफाइन तो नहीं किया गया, बट बताया दैट रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात करी गई, ठीक है. सो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है दैट यू कैन से सर्टेन स्टेट्स वेयर हिंदूज और अदर कम्युनिटीज आर लेस इन नंबर, दे कैन डिक्लेयर देम as minorities within their own territories so that they can set up and administer their own institution. So thereby central government बोलता है it is onus on the state, and central government in an affidavit stated that state government have the power to declare communities as the minority. ये उन्होंने यू टर्न लगाकर ऐसी बातें बोली. पास्ट एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, स्टेट्स can also declare religious and linguistic minority within their own territory. For example, महाराष्ट्र ने 2016 में जूइश धर्म के लोगों को religious minority का नाम दिया गया. Yes or no? These Jewish people are running those ईरानी कैफे. Yes or no? आपने देखा होगा फेमस ईरानी कैफेज, ठीक है ना. फेमस लियोपोल्ड कैफे ऑफ मुंबई विच इज वेरी फेमस. चाय और मस्काबन वहाँ का बड़ा फेमस है, ठीक है. और वो लोग मावा केक बनाते हैं और तगड़ी चीज़ें वो लोग देते हैं. और दैट वाज द फर्स्ट यू कैन से टाइम इन इंडिया, ठीक है, इस तरीके के जो कैफे चालू हुए थे. दे वर वेरी सेक्युलर कैफे, एवरीवन कैन कम इन. नहीं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में हिंदूज के अपर क्लास के लोग ही जा पाते थे, ठीक है, मुस्लिम जा नहीं पाते थे, है ना. और अगर ऐसा था तो मुस्लिम और हिंदू को बैठने की अलग अलग जगह होती थी. विमेन को रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं होती थी, या विमेन खुद नहीं जाती थी. तो दिस ईरानी कैफे स्टार्टेड अ कंसेप्ट ऑफ फैमिली रूम. सो दोस काइंड ऑफ सिस्टम स्टार्टेड. कर्नाटका ऑल्सो नोटिफाइड उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुल्लू, लमानी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती एज अ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, ठीक है. सो दोस्तों ये अलग अलग स्टेट ऐसा कर चुका है, ठीक है. तो बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि स्टेट फिर मतलब इस जो प्ली आई है उसमें सेंट्रल क्यों एकदम क्लियर कट आइडिया नहीं दे रहा है, ठीक है. सो दोस्तों ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जब स्टेट कोई तरीके से क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, ठीक है. माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन नहीं करे गए. हाउएवर, ठीक है, इन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट, ठीक है, के द्वारा मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरास्ट्रियन विच इज पारसीज आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी रिलीजन, ठीक है. इन 2014 जैन्स वर इंक्लूडेड एज अ माइनॉरिटी स्टेटस. दोस्तों माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि माइनॉरिटी स्टेटस अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने लोगों को वो आगे बढ़ाने के लिए कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ दे कैन डू
ठीक है, तो क्योंकि मेजोरिटी के सामने माइनॉरिटी स्टेटस देना इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने अधिकार की सुरक्षा कर सकते हैं, स्टेट के सामने अपने अधिकार मांग सकते हैं, ये बातें उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों, सेंसस 2011 के मुताबिक द परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इन द कंट्री आर सम अराउंड 20%, सम अराउंड 19.3%। उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है 14.2%, क्रिश्चियंस आर 2.3, सिख्स आर 1.7, बुद्धिस्ट आर 0.7, जैन आर 0.4 एंड पारसीज आर 0.006। सबसे कम यही है, ठीक है, सबसे कम यही है। माइनॉरिटीज आर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये समझिए कि जहां जो देश में एक मेजॉरिटी रिलीजियन होता है या मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वहां पे एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, फेयर सिस्टम मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना और उनको अधिकार देना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये माइनॉरिटी के बारे में बात हो रही है। इज दैट वेरी क्लियर? सो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या कुछ स्टेट में जहां कहीं हिंदू मेजोरिटी में नहीं है, पूरे देश में तो है पर उस स्टेट में नहीं है, तो क्या उनको माइनॉरिटी घोषित करना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अपना जजमेंट देंगे, ठीक है। एंड वी जस्ट सॉ दैट आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 टॉक्स अबाउट द राइट्स फॉर माइनॉरिटी। जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें ये इंक्लूड होते हैं। सो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 29 और 30 में थोड़ा सा अंतर है। 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। इट सेज any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same। ठीक है, सो ये बात हो रही है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर, कल्चरल माइनॉरिटी के ऊपर ये बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट सेज दैट ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language, यहाँ पे डिफाइन कर दिया रिलीजन और लैंग्वेज, यहाँ पे कल्चर, स्क्रिप्ट उनके बारे में बात हुई। अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उनकी है, वो उस स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 29 उनको वो अधिकार देता है। वही आर्टिकल नंबर 30 ये बोलता है कि देयर इज अ रिलीजियस माइनॉरिटी, देयर इज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड दे हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institution of their choice। This is what article number 30 gives them power। ठीक है दोस्तों, minority for the purpose of article number 30 cannot have a different meaning depending upon who is legislating it, which means language is a basis for establishing different states for the purpose of article 30। linguistic minority will have to be determined in relation to that state। yes or no? क्योंकि भैया हमने लैंग्वेज बोला और हमने लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट को डिसाइड कर दिया कि आंध्र प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट, गुजरात बिकम्स, महाराष्ट्र बिकम्स अनदर स्टेट्स, ठीक है। तो अब लैंग्वेज बेसिस के ऊपर तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। दैट इज हाउ द आइडिया इज। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 350A बोलता है दैट शैल बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उस माइनॉरिटी लैंग्वेज की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बनाना पड़ेगा। Very famous World Food Prize 2022 is given to Cynthia Rosenwig। ठीक है, Cynthia Rosenwig, NASA's head of climate impact group की head, you can say Cynthia Rosenwig, ठीक है। उनको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, दिस इज क्रूशियल। ये कौन देता है? द अवार्ड इज गिवन by, you can say, this body which is you can say World Food Prize फाउंडेशन की तरफ से आता है। ये फाउंडेशन किसने बनाया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिंथिया रोजनविक को ये अवार्ड क्यों मिला। बिकॉज यू कैन से उन्होंने रिसर्च किया विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फूड सिस्टम एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड दे फोरकास्ट कि हाउ क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट द फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनके काम की वजह से बहुत सारे पॉलिसी मेकर को क्लाइमेट चेंज किस तरीके से फूड सिस्टम को इम्पैक्ट करता है वो समझने में फायदा हुआ। ये प्राइज एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में, ठीक है। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला था, ठीक है, और ये एस्टैब्लिश किया था नॉर्मन बर्लो, ये आपके सामने दिख रहे हैं, इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉर्मन बर्लो, ठीक है।
वो नोबेल पीस प्राइज विनर है, उन्होंने 1986 में इस प्राइज के एस्टेब्लिश करी थी। इस प्राइज का एम था दैट द पीपल हु आर वर्किंग इन द फुल फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, ठीक है, दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी टू डू सम न्यू रिसर्च, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिलेगा। सो आप ये पूछेंगे कि सर पहला यू कैन से वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला? That is given to an Indian, M.S. Swaminathan. Dr. M.S. Swaminathan was known as father of Green Revolution in India. ठीक है, 1987 को 7 में इनको मिला क्योंकि इन्होंने इंडिया की कहानी बदल दी in 1965 by using high yield variety of rice and wheat, ठीक है, और उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आ गए और दुनिया बदल गई हमारी, ठीक है। दिस इज हाउ द सिस्टम हैज वर्कड, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको ये बातें पसंद आ रही होगी दोस्तों, ये मॉड्यूल आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आते हैं तो इसको लाइक करना भूलिएगा मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।